Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. We're going to talk about biodiversity mainstreaming. Biodiversity mainstreaming क्या है, कहाँ से हम इस टॉपिक को डिराइव कर रहे हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं. सो रिसेंटली रोम में सेलिब्रेशन होती है वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक की. सो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस वाज द 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक विच वाज हेल्ड इन रोम. एंड इस दौरान एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसके अंदर मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन प्रोडक्शन फॉरेस्ट इसे साइट किया गया. दिस वाज द पैरामाउंट विच वाज साइटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक विच इज मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन प्रोडक्शन फॉरेस्ट. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा. इट वाज द हाइएस्ट और द सुप्रीम टॉपिक दैट वाज डिस्कस्ड. बिकॉज जब वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक मनाया जा रहा था, सो ऑन द साइड लाइन्स देयर वर ऑल्सो अ सेशन ऑफ कमिटी ऑन फॉरेस्ट. एक सेशन होता है ऑन कमिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड जिस दौरान जिस रिपोर्ट में कहा जाता है कि भाई प्रोडक्शन फॉरेस्ट में हमें बायोडाइवर्सिटी को मेन स्ट्रीम करना होगा. दिस हैज़ टू गिवन द हाइएस्ट इम्पोर्टेंस. तो सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं जिस रिपोर्ट में मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है. सो दिस वाज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन फाओ एंड अ नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च. ठीक है, फाओ तो है ही है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन है ये. अलॉन्ग विद दिस देयर वाज दिस नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, CFIOR, and along with this there was a lead center of CGIAR research program on forest, trees and agroforestry. तो इनकी combined रिपोर्ट है ये. यहाँ पे FAO is a major organization जो आप याद रखेंगे. FAO और बाकी इन सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की इन सेंटर्स ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है. इससे पहले भी FAO ने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी. 2019 में FAO ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी विच वाज अबाउट मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अराउंड एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम बायोडाइवर्सिटी को मेन स्ट्रीम करें. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है. एंड सिमिलरली अब जब प्रोडक्शन फॉरेस्ट को लेकर रिपोर्ट आई है वो भी फाओ के साथ आई है, तो यहाँ पे भी मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन गिवन दी सुप्रीम इम्पोर्टेंस. अब मतलब क्या है इसका? यहाँ तक तो हमें ये दिख रहा है कि भाई जो रिपोर्ट आई है, जो सेशन आया है, वहाँ से बड़ी चीज़ निकल के आई है कि हमें प्रोडक्शन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी को मेन स्ट्रीम करना है. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी मेन स्ट्रीमिंग? सबसे पहले इसके मीनिंग को अनफोल्ड करते हैं. When we say mainstreaming biodiversity, it means that जो भी आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं, किसी भी तरह की आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनमें you have to embed biodiversity. जो बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशंस हैं, जो कंडीशंस, जो कंसिडरेशंस बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, वो हमें हमारी पॉलिसीज़ में, हमारी स्ट्रैटेजीज़ में, हमारी प्रैक्टिसेस में इम्प्लीमेंट करना होगा, एम्बेड करना होगा. चाहे वो कोई पब्लिक एक्टर इस स्टेप को ले रहा है या कोई प्राइवेट सेक्टर ले रहा है. इफ़ द एम इज़ टू प्रमोट एंड कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, if you want to conserve natural resources, you want to sustainably use natural resources, so in that manner biodiversity considerations have to be embedded in those policies. Only then those policies can yield the desired result. तो इसीलिए जब हम बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट्री के अंदर हमें बायोडाइवर्सिटी को मेन स्ट्रीम करना है, तो इसमें बेसिकली मतलब क्या है कि जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं, जो प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू दी
forest or the protection of forest, it should have a positive impact on biodiversity. उस इकोसिस्टम में स्पीशीज़ लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, उनका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो इम्पैक्ट होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी. आप कोई भी प्लान बनाओ, आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, अल्टीमेटली यू हैव टू कंसिडर बायोडाइवर्सिटी दैट इज़ देयर, एंड उस पॉलिसी का, उस स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ mainstreaming biodiversity. Okay. Now forest sector में अगर हम biodiversity mainstreaming करेंगे तो हमें इसमें multiple stakeholders की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग approaches हमें लेकर आने होंगे. So it's not just a single body which can mainstream it. हर एक तरह, अगर आप forest rights की बात कर रहे हो तब biodiversity के ऊपर क्या असर है, afforestation, mining, anything that is happening, how will that impact the biodiversity? अब यहाँ पे जो रिपोर्ट आई थी, अब देखो हमने भी पीछे बोला कि ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, दिस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय फाओ प्लस सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, ठीक है, एंड द लीड सेंटर ऑफ CGIAR रिसर्च प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट ट्रीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री. इन तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट दी है. पहले तो ये भूलेंगे नहीं. अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमारा जो फाओ की अगर हम बात करते हैं तो फाओ में इफ़ वी टॉक अबाउट कि भाई वो कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो फॉरेस्ट्री के लिए फाओ में एक अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी आ जाती है विच इज़ COFO. COFO इज़ फाओस फॉरेस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है. एंड यहाँ पे जो CGIAR है, दैट इज़ द ग्लोबल पार्टनरशिप. ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें वर्ल्ड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फूड सिक्योरिटी को लेकर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब की रिसर्च जो करती हैं, उन सब की मिलकर एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप बन चुकी है, ग्लोबल पार्टनरशिप बन चुकी है, जिसे हम कहते हैं CGIAR, ठीक है. अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ को समझें. बायोडाइवर्सिटी मेन स्ट्रीम में क्यों ज़रूरी है. अब आप देखो, जब हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई प्रोडक्शन फॉरेस्ट में तो बायोडाइवर्सिटी मेन स्ट्रीमिंग कीजिएगा. क्यों? अंडरस्टैंड दिस. जब हम टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल लैंड और दूसरा होता है एक्वाटिक, जिसमें आपके सारे वाटर बेस्ड इकोसिस्टम आ जाते हैं. टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी में फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर होम फॉर मेजर अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वर्ल्ड का 31% एरिया फॉरेस्ट कवर में कवर्ड है. 31% एरिया दुनिया की लैंड सरफेस के ऊपर फॉरेस्ट प्रेजेंट है. एंड ये जो फॉरेस्ट है, अब देखो ट्रीज़ हैं अल्टीमेटली, हमने थोड़े दिनों पहले भी बात की थी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ एंड हाउ दे डू द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक. तो ये जो ट्रीज़ है ये कितने अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करते हैं, एंड देयरफॉर दे स्टोर अराउंड 296 gigatons of carbon. That's a huge value. Along with this, ये तो चलो एटमॉस्फेरिक कंट्रीब्यूशन की बात हो गई. एज अ हैबिटेट अगर हम देखें तो हमारे जो वर्ल्ड फॉरेस्ट हैं, दे आर हैबिटेट फॉर 80% ऑफ द एम्फीबियंस. जितने आपके एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं ना, उनकी 80% एम्फीबियन स्पीशीज़ फॉरेस्ट में रहती हैं. 75% of the bird species they live in forest, and 68% of mammals they live in forest. In addition to this, 60% of all the vascular plants जिनमें vascularity developed होती है, they also are present in tropical areas. So therefore, we can understand that the role of forest is, very significant when it comes to maintaining biodiversity. और इसे पहले रिकग्नाइज किया भी गया है. दिस वॉज रिकग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 एंड 30, जिसमें इस चीज़ को कहा गया कि अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है तो हमें फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान देना होगा. इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन फॉरेस्ट में हमें अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी मेन स्ट्रीमिंग को, बायोडाइवर्सिटी को सुप्रीम प्रायोरिटी पे रखना होगा. ओके, बट सी देयर आर सम चैलेंजेस.
सबसे बड़ा चैलेंज तो जो फॉरेस्ट कवर फेस करता है दैट इज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम बहुत वैल्यूएबल तो ट्रीज तो कट ही रहे हैं, कार्बन सिंक जो है वो रिड्यूस हो ही रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन आ रहा है। अलॉन्ग विद दैट वो बायोडाइवर्सिटी जिसका हैबिटेट है फॉरेस्ट, उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है एंड दैट लीड्स टू लॉस ऑफ द वैल्यूएबल बायोडाइवर्सिटी। एंड इट इज सेड दैट डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर हम देखें हर साल हम 10 मिलियन हेक्टेयर्स हमारे जो फॉरेस्ट का कवर है उसे लूज करते हैं एंड द मेन रीज़न इज़ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। डिफॉरेस्टेशन के मेन रीजंस यही होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए भाई लैंड चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से फॉरेस्ट कटते हैं। कहीं पे अर्बनाइजेशन हो रही है, रहने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए फॉरेस्ट कट रहे हैं। ओवर हार्वेस्टिंग, टिम्बर चाहिए, उसकी वजह से फॉरेस्ट कट रहे हैं। और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ देयर इज अनदर चैलेंज दैट द फॉरेस्ट कवर इज फेसिंग, दैट इज ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज उस एरिया की नेटिव स्पीशी नहीं थी, कहीं और से लाकर आपने उस स्पीशी को वहाँ पे ग्रो करवा दिया, उसका कोई कंपटीशन नहीं है एंड नाउ इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नेटिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज का भी थ्रेट है। ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर की वजह से तो पेड़ कटते ही कटते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा रीज़न है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कि हमेशा कहते हैं कि जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं इवेंट्स की वो बढ़ती जा रही हैं, टॉलरेंस रेंज चेंज हो रही है, हर एक स्पीशी की एक टॉलरेंस रेंज है और क्लाइमेट चेंज की वजह से वो टॉलरेंस रेंज में अगर शिफ्ट आ जाएगा तो वो स्पीशी वल्नरेबल हो जाती है। एंड नाउ वी आर सीइंग लैंड कितना डिग्रेड हो चुका है, सॉइल क्वालिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है, इरोजन बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स आर एक्सपैंडिंग एंड देन फॉरेस्ट फायर। तो इन सब की वजह से फॉरेस्ट के ऊपर तो इम्पैक्ट होता ही होता है, फॉरेस्ट में रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ना यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें बायोडाइवर्सिटी को मेन स्ट्रीम किया जाए और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बहुत प्रोग्रेस हो भी चुकी है, बट स्टिल वी आर सीइंग दैट अराउंड द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज कंटिन्यूइंग टू डिक्लाइन बिकॉज ये सभी चैलेंजेस जो हमने ऊपर साइड किए हैं वो तो प्रेजेंट हैं। एक बड़ा इशू यहाँ पे ये है दैट वी हैव लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑन स्पीशीज़। तो वी हैव इनएडिक्वेट डेफिनेशन, हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मैंडेट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी हमारे पास इनएडिक्वेसी है। इस रिपोर्ट में और भी कुछ रिकमेंडेशंस की गई और सिंपल देखें, हमें फॉरेस्ट को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रायोरिटी देनी है, तो सबसे पहले हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा और इसे रिवर्स करना होगा। जो पेड़ कट गए हैं उसके जगह पे एफॉरेस्टेशन करनी होगी। जितनी भी अनरेगुलेटेड इलीगल फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ हैं हमें उन्हें बंद करना होगा। विल हैव टू रिकग्नाइज द फॉरेस्ट टेन्योर ऑफ इंडिजीनियस पीपल, जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं उनके टेन्योर को वहाँ पे रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। फॉरेस्ट राइट्स यहाँ से आ जाते हैं। We'll also have to prevent the conversion of natural forest into the monospecific forest plantations. कभी कभी क्या होता है, नेचुरल फॉरेस्ट को क्लियर करके एक पर्टिकुलर स्पीशी लगा दिया जाती है प्लांट की कि भाई इसका टिम्बर अच्छा यहाँ से निकल रहा है, ये हार्डवुड दे रहा है, तो इसीलिए एक ही तरह की फॉरेस्ट प्लांटेशन कर दो। हमें ये भी रोकना होगा। We have to ensure that there is sustainable management of harvested species. जो भी हमारे पास हार्वेस्टेड स्पीशी है अल्टीमेटली उसकी सस्टेनेबली हमें मैनेजमेंट करना होगा ताकि फ्यूचर में भी जो सर्वाइवल है वो मेंटेन रहे। एंड एज वी सेड, चैलेंज था हमारा कि जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं या फिर जो ओवर अबंडेंट हो जाती हैं उन्हें मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना। We'll have to leverage the global momentum when it comes to the restoration, to enhance the biodiversity conservation. और इसके लिए हमें मल्टी सेक्टोरल पर्सपेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ताकि
अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल तक ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, हमें इसके लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी देने होंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, तो थोड़े इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी यहाँ पे लेकर आने होंगे। मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स को फैसिलिटेट करना होगा। जो भी नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट नॉलेज, उसमें इन्वेस्ट करना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, the local people, the indigenous people, local community, they have involved along with private sector in the biodiversity management. And this kind of thing should be the priority. And जो भी laws, policies या फिर जो भी national strategies बनती हैं, उसमें biodiversity conservation को ऊपर रखा जाए when it comes to consider any forest or any other protected area. Right? I hope this makes sense. ठीक है? मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एज अ करंट अफेयर प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मेंस रिलेवेंस इसकी उतनी नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जाना ज़रूरी है। इट इज़ अबाउट नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज, दिस हैज़ बीन गिवन टू एलेज बिल्यात्स्की एंड मेमोरियल ग्रुप ऑफ रशिया एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑफ यूक्रेन। These are those who stand against Russia, and they made open statements towards in terms of the Russia's war in Ukraine. Ales Bialiatski, Memorial Group of Russia and Center for Civil Liberties of Ukraine. एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिस बिल्यात्स्की की। So Ales Bialiatski, he is a Belarus सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। ये बेलारूस के हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं। ही प्रमोट डेमोक्रेसी एंड पीसफुल डेवलपमेंट। बेलारूस में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सिंस 2021 he has been held in jail without any trial, and despite facing such hardship, he has not yielded his fight for human rights. He found Belarus human rights group Vyasna, which means spring, in 1995, which was basically to defend and expose the violation of human rights and to build a just and free society. And along with this, he is a very vocal critic of Putin's ally, President Alexander Lukashenko of Belarus. उनके बेलारूस के प्रेसिडेंट के ही इज़ अ वोकल क्रिटिक एंड अल्टीमेटली ही इज़ पुतिन्स अलाई। एंड बेलारूस सपोर्ट टू रशिया, अगर हम इसकी बात करें, बेलारूस ऑफर्ड इट्स टेरिटरी टू रशियन ट्रूप्स इफ दे वांट टू अटैक टू यूक्रेन। तो बिकॉज दिस शोज व्हाट, दैट बेलारूस प्रेसिडेंट Alexander Lukashenko, he is ally of Putin, whereas Bialiatski, he is a vocal critic of the president of Belarus. Then there is a Memorial Group of Russia. This is the largest human rights organization in Russia, and this was put down by Putin. The objective of this organization was to record all sort of atrocities which are committed during such communist regime, especially under the Joseph Stalin. And this is based on the notion that if you're confronting the past crimes, it is essential in preventing the new ones. It is the most authoritative source of information on any kind of political prisoner in Russia, in Russian detention facilities. And they also lead the efforts to combat militarism. So, जो Stalinist era था, उसमें they documented the victims. They compiled information on the political operation and the human rights violation in Russia. It highlighted war abuses and crimes by Russia in the Chechen wars as well. This organization was stamped as a foreign agent early on in December 2021, and then the Supreme Court, they ruled out that it must be liquidated, and they documented that this center should be shut permanently. तो इसे बंद करवा दिया गया इनके काम की वजह से। देन
We do have another, organization, we can say, center for which the Nobel Peace Prize has been given, which is Center for Civil Liberties. Center for Civil Liberties in Ukraine. As it suggests, it's a Ukrainian right organization, and they are documenting this war crimes, alleged war crimes by Russia in Ukraine. It was founded in Kyiv in 2007. The aim of this center is to, advance the human rights and democracy in Ukraine. It has taken a stand to strengthen the Ukrainian civil society. It pressured the authorities to make the Ukraine a full-fledged democracy. It has actively advocated that Ukraine become, affiliated by the International Criminal Court. Now, Russia ने जो invasion की थी यूक्रेन की, started in February 2022, and this center has been engaged in the efforts to identify and to document the Russia's war crime against Ukrainian civil population in collaboration with some other international partners. अब ये जो नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, जो पीस प्राइज़ विनर्स हैं, दे बेसिकली रिप्रेजेंट देयर सिविल सोसाइटी इन देयर ओन होम कंट्रीज़. And for many years, they have promoted right to criticize power, to protect the fundamental rights of the citizen. And they have made an outstanding effort to document the war crimes and human rights abuses and the abuse of power. Therefore, when you give award to such people, when you recognize their work, this demonstrates the significance of civil society for peace and democracy. This year's winners, they have revitalized and honored the Alfred Nobel's vision, which is of peace and fraternity between the nation. And this vision is most needed vision in today's world. So this was, we can see the significance of it. अभी हमने लास्ट वीडियो में नोबेल प्राइज़ के बारे में जाना था. आज क्या करते हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है फॉर गिविंग नोबेल प्राइज़, इसकी बात करते हैं. सो नोबेल प्राइज़ इज it can be mirrored as the current geopolitical choices of the West. Sometimes it is said that कि जो West की geopolitical choices हैं ये उसकी बात करता है. However, जो Peace Nobel के जो winner होते हैं, they are chosen by the committee of 5 people, which is selected by Norway's parliament. नॉर्वे की पार्लियामेंट 5 लोगों की कमेटी बनाती है जो कि नोबेल पीस किसको मिलेगा उस विनर को डिसाइड करते हैं. जो नेम्स हैं, जो नॉमिनेटर्स हैं या फिर जो नॉमिनीज़ हैं, their name cannot be divulged for 50 years. 50 years के लिए उनके जो नेम्स हैं उनको डाइवर्ज नहीं किया जाता. तो जो नॉमिनेटर हैं, जो नॉमिनीज़ हैं, they don't publicize publicly, वो नहीं बताते to make the public know for 50 more years कौन कौन से नॉमिनेटर्स हैं, कौन कौन नॉमिनीज़ हैं. एंड जो भी एलिजिबल नॉमिनेटर्स होते हैं, दे आर द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली and the national government of the sovereign states, and as well as they can be the current head of their state. Sometimes they are member of International Court of Justice, the Permanent Court of Arbitration in The Hague as well. तो ये मिलकर नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिलेगा उसे चूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखिए इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड देयरफॉर वी वर टॉकिंग अबाउट इट. सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.